कि ना बीजेपी को वोट दो, ना कांग्रेस को वोट दो। हाँ, हमारा बहुजन समाज विशाल है, हाथी है। हाँ। हाँ, उसको वोट दो, उससे जोड़ो। हुँ, हमें 15% के पीछे क्यों भागना है? 15% में 2 है, कांग्रेस हुँ, और बीजेपी। हुँ। तो हम चाहे ये उसको हाँ, जिताओ, हाँ, चाहे चाहे उसको उसको जिताओ। और ये जो है ये पूरे देश बहुजन समाज को गुमराह यही लोग करते हैं हुँ, कि बीजेपी को हराना है तो उसको वोट दो। भाई हुँ, क्यों दो? हुँ। हम दोनों को हरा सकते हैं। इतनी हाँ, हमारे अंदर क्षमता है कि दोनों को हरा सकते हैं। हाँ। एक को हराने के लिए दूसरे में हमें अब जाने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियाँ थी उस समय कांशीराम जी के साथ उस समय था कि इकलौती पार्टी थी कांग्रेस और उसको खत्म करना बहुत ज़रूरी सर, था। अब तो आइडियोलॉजी बदल गया है ना कांग्रेस का। हुँ। अब वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, संविधान को बचाना है। अब लड़ाई केवल संविधान को बचाने वाले और संविधान को खत्म वाले। अब तो संविधान के बाद तो राहुल गांधी भी जो कांग्रेस की विचारधारा बदल चुका है ना। देखिए, कांग्रेस का विचारधारा ना कभी बदला है, ना कभी बदलेगा। बीजेपी का विचारधारा ना कभी बदला है, ना बदलेगा। ये ऐसी विचारधारा है, जो मनु के विचारधारा पर आपकी आधारित है। बात कर रहे हैं तो भी नहीं आप नहीं, नहीं, मानोगे। नहीं, सुनिए तो पहले, सुनिए, कभी नहीं बदलने वाला है। अब राहुल गांधी की आप बात कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जो है वो कंजर्वेटिव्स नहीं है, वो लिबरल है, हम्म, उनका जो थॉट्स हैं हम्म, या एजुकेशन है वो वेस्टर्न है। हम्म, तो वो मानसिकता नहीं है जो कांग्रेसी लोग पुराने ढर्रे के जो थे, वो हम्म, नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी पार्टी में एक व्यक्ति की सोच से पार्टी नहीं चलती। उस पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। हम्म, आज जब कांग्रेस राहुल गांधी कुछ भी बोल लें, जब हम्म, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वही होगा जो उसकी आइडियोलॉजी है। हम्म। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी एक्शन में है। वो पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जो फेरबदल कर रही हैं। अब वो परिवार, नात, रिश्तेदार करें कि हमारा कोई परिवार नहीं है। जिस तरह से समाज है उसी की तरह से हमारा परिवार भी वो हमारा अंग है। तो इस तरह से उनका एक्शन देख करके अब लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले 27 में कुछ जरूर करिश्मा दिखाएगी। कैसा आप लोग सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। इसी पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय बौद्ध जी हैं। ये प्रोफेसर हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं। इनसे जानूंगा कि काफी बारीकियां इन्होंने देखा समझा है, लोगों के बीच में कैडर भी देते हैं। इनसे जानूंगा कि आखिर ये जो बहन जी का एक्शन है कैसे देखते हैं। सर, बहन जी इस समय बहुत एक्शन में है, यहाँ तक कि अपने परिवार, रिश्तेदार, भतीजा, भाई को भी पद से मुक्त कर दिया है। तो कैसे देख रहे हैं इसको। देखिए, सबसे पहले आपको बहुजन समय और आपके जितने तमाम दर्शक हैं देश विदेश में, उन सभी को मेरा तहे दिल से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। जहाँ तक आपका सवाल है ये कि अब बहन जी बहुत ही फुल एक्शन में दिख रही हैं और कुछ उम्मीद, आशा की किरण जो है जगी हैं, तो ये उनका जो एक्शन है वो सराहनीय है, ये होना चाहिए। और जो बहुजन समाज के लोग जो आज एक तरह से होपलेस हो गए हैं, हम्म, उसका कारण था लंबे समय से बहुजन आंदोलन का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन गिरना। हम्म, इसलिए बहुजन समाज के तमाम लोग, विशेष रूप से जो बीएसपी से जुड़े थे, हम्म, वो हतोत्साहित कहीं न कहीं अभी तक हैं। हम्म, कारण ये था कि जो बहुजन विचारधारा के साथ जो है खिलवाड़ करना, या फिर जो है समय के हिसाब से उतार-चढ़ाव इसमें हुआ। लेकिन अब जो, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, एक्शन में फुल मूड में दिख रही है, तो ऐसा जो एक्शन है वो सराहनीय है, इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुजन आंदोलन में जो परिवारवाद का कोई स्थान ना था, ना होना चाहिए। अब इसमें बीच में जैसे भाई को उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया, आकाश जी आए, तो निश्चित रूप से जो है राजनीति में आने का जो है राइट हर किसी को है, उनको भी आना चाहिए, रखना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई, तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया था बहुजन समाज पार्टी पर कि भई कहीं न कहीं ऐसा हुआ था कि ये भी पार्टी जो परिवारवाद के जो है चाशनी में ये डूबने जा रही है। क्योंकि भारत में तमाम जो पार्टियाँ हैं, वो सारी परिवारवादी पार्टियाँ हैं। एक बीएसपी ऐसी पार्टी थी जो इससे अलग थी। लेकिन जब भाई आए, भतीजे आए, तो कहीं न कहीं लोगों का जो भरोसा था बहुजन आंदोलन पे कि हमारी यूनिक पार्टी है, महापुरुषों का आंदोलन है, तो इस पर थोड़ा-सा प्रश्न चिन्ह लगा। लेकिन आज का जो सवाल है कि फुल एक्शन में है, तो ये सराहनीय एक्शन है और इसका स्वागत होना चाहिए। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मैनिपुलेटेड है, कुछ पल के लिए ऐसा दिखाया गया है, लेकिन आने वाले समय में भी फिर बहन जी बदल जाएंगी। आपका क्या लग रहा देखिए, आने वाले दिन में बदल जाएँगी, ये तो प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी। तो है। भविष्यवाणी को तो हम मानते ही नहीं। जी। वो आने वाले दिन में क्या होगा, नहीं होगा, उसके आधार पे पॉलिटिक्स के जो थ्योरी है वो थोड़े डिटरमिन होते हैं। जी।
वर्तमान परिस्थिति को और पास्ट ये देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आगे बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये बेवकूफ़ी वाला सवाल है। जी। और ये जो कदम बहन जी का निश्चित रूप से सराहनीय है कि बहुजन आंदोलन में परिवार का कहीं भी कोई जगह नहीं होना चाहिए। राजनीति में रहें, जी। साइड से रहें, जैसे होना चाहिए रहें, लेकिन मूल जो धारा है बहुजन आंदोलन का, उसमें परिवारवाद का कहीं जगह नहीं होना चाहिए। सर अभी 2024 में जो चुनाव हुआ है, सभी पार्टियां मिल कर बीजेपी को हरा नहीं पाई। जो उसमें न तो आजाद समाज पार्टी थी, न बहुजन समाज पार्टी थी। तो क्या लगता है कि बीजेपी जो जीत गई है, इन दोनों के ना होने के कारण से, या जो अ, जो ये क्या इंडिया गठबंधन था, उनको ईगो ले मारने गया, क्या इसमें देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से अगर अगर इंडिया गठबंधन में बीएसपी होती, अगर बीएसपी होती इंडिया गठबंधन में, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होता। लेकिन ये इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव जैसे कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग इंडिया गठबंधन में हैं, जिन्होंने इसका विरोध किया कि बहन जी आएंगे तो हम नहीं रहेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है, राम गोपाल यादव का है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मान सम्मान के साथ आप नहीं बुलाएंगे, तो कैसे कोई जाएगा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगा। मान सम्मान के साथ कभी भी इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उन्होंने नहीं बुलाया। तो नहीं बुलाया तो एक तरफा जो है आरोप लगता है कि बहन जी बी टीम है। तो बहन जी बी टीम है, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार देश का दो गद्दार, ये बीजेपी चला रहे हैं। तो फिर ये क्या है, अगर बहन जी बी टीम है, तो ये जो चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार, फिर ये क्या है? मतलब ये सत्ता के साथ रहते हैं, मलाई खाते हैं और बदनाम कोई और होता है। अगर बहन जी को मान सम्मान के साथ अगर ये बुलाए होते, ये ना जाती, तो हम मान लेते कि भाई इनकी दोष है, इनकी गलती है, लेकिन मान सम्मान के साथ नहीं बुलाया गया, ये सच्चाई है। बल्कि विरोध किया गया यादव परिवार के माध्यम से कि अगर बीएसपी आती है या बहन जी आती है तो हम नहीं रहेंगे गठबंधन में। उस कंडीशन में कैसे बीएसपी जाएगी उसमें, या मायावती जी जाएगी? सर मेरा आपसे सवाल है। जी, सर क्या गठबंधन गठबंधन जो होता है, लाभ के लिए होता है या नुकसान के लिए होता है? अगर बाय द वे बार-बार कहा जा रहा है कि बीएसपी गठबंधन में नहीं आ रही है, तो वाक़ई में बीएसपी नहीं जा रही, तो इसके पीछे क्या आप देख रहे हैं? नहीं देखिए, एक तो इंडिया गठबंधन की बात है, हाँ, उसको मैंने क्लियर कर दिया है। जी, और दूसरी जनरल गठबंधन की बात है, हाँ, जनरल। तो हाँ। जनरल गठबंधन में जो है आज का जो दौर है, जिसमें 2000 से ज़्यादा तो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ। हुँ, हुँ, तो आज देश में बहुत सारी पार्टियाँ हो गई हैं क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। हुँ, हुँ, तो आज परिस्थिति जो 1990 के बाद कांशीराम जी ने खुद कहा, इस बात को हालात कांशीराम जी ने ही बनाया हुँ। कि अब एक छत्र छाया जो एक कांग्रेस का राज था वो नहीं चलेगा। कारण कि बहुजन समाज जग गया, कांशीराम जी ने जगा दिया। वो मजबूत हाँ, सरकार नहीं चाहते हाँ, थे। वो नहीं 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 चाहते थे, मजबूत सरकार ही तो सत्यानाश की। हाँ, अभी जो मोदी बीजेपी की सरकार है, वो हाँ, मजबूत सरकार है, तभी तो देश का नाश हुआ। हाँ, तो कांशीराम जी जिस बात को कहते थे, बाबा साहेब ने उसकी नींव रखी थी कि जो भी मजबूत सरकार होगी, वो तानाशाही की तरफ बढ़ेगी। तो कांशीराम जी मजबूर सरकार चाहते थे हुँ, और कांशीराम जी के बदौलत ही मजबूर सरकार 1990 के बाद देश में बनने लगी। आज जो एनडीए और इंडिया गठबंधन जो भी है, इसके पीछे अगर किसी का माइंड है, तो कांशीराम जी है। कांशीराम जी ने बहुजन समाज के तमाम वर्ग के लोगों को जगाया, उनको उनकी राजनीतिक अहमियत बताई, उनके महापुरुषों को बताया। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है गठबंधन का जो आपका सवाल है, तो परिस्थिति के अनुसार गठबंधन करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार। क्योंकि जैसे देखिए 19 में चुनाव हुए तो अखिलेश साहब बहन जी आई, तो शायद 10 एमपी जीते थे, उसके बाद एक भी नहीं जीते। तो कहने का मतलब परिस्थिति के अनुसार गठबंधन करना चाहिए, लेकिन वो पार्टी तय करेगी या उसको वोट ट्रांसफर होता है नहीं होता है, तो उसमें बहुत सारे एंगल्स को देखा जाता है, एक एक एंगल को नहीं देखा जाता है। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि हुँ। परिस्थिति के अनुसार गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल रहने का मतलब ये है कि जैसे अभी बीएसपी का 2012 के बाद लगातार ग्राफ गिरा है, ये न्यूट्रल रहने का गिरा है। कहीं न कहीं मनुवादी पार्टियों से नहीं करे, लेकिन जो अपने विचारधारा की पार्टियाँ हैं, उनसे करना चाहिए। उदाहरण के लिए आज़ाद समाज पार्टी है, तो दोनों की विचारधारा तो सेम ही है। हुँ, हुँ। तो अगर आज़ाद समाज पार्टी बीएसपी का विलय नहीं होता है, तो कम से कम गठबंधन हो सकता है। हुँ। और अगर गठबंधन होता है, तो यूपी में इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। नहीं होता है, तो आपको पता ही है फिर जो तीसरे लोग हैं उनको उसका फ़ायदा सर, मिलेगा। मैं कह रहा हूँ गठबंधन के लिए क्या विचारधारा होना ज़रूरी है? केवल सत्ता के लिए गठबंधन कर लिया नहीं जाए? देखिए विचारधारा का होना बहुत ज़रूरी है गठबंधन के लिए, लेकिन आज का जो हालात है,
उसमें जितनी पार्टियां हैं वो अपने नाफे नुकसान के हिसाब से गठबंधन करती है, उसमें विचारधारा को साइड में रख देती है। उनका फायदा होना चाहिए, उनके पार्टी का होना चाहिए, तो ही गठबंधन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत सारे अब नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है, अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो आज केवल राजनीति जो है केवल इनके लिए बिजनेस बन गया है, केवल स्वार्थ, अपना फायदा होगा तो गठबंधन होगा, नहीं होगा तो नहीं। लेकिन राजनीति का जो सिद्धांत कहता है कि सैद्धांतिक रूप से गठबंधन होना चाहिए, जिनके विचार मिलते हैं। सर, बीएसपी का जो ग्राफ नीचे गिरा है, आप क्या मानते हैं कि परिवारवाद की वजह से गिरा है या विचारधारा बदल देना जिसे बहुजन से सर्जन बन गया, इसकी वजह से ग्राफ गिरा? क्या इसमें आप देखते हैं? देखिए, परिवारवाद की वजह से नहीं गिरा है, मतलब सबसे ज्यादा ग्राफ जो गिरा है वो बहुजन विचारधारा को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देना, और उसमें जो आपने कहा बहुजन से सर्वजन, इसके वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बीजेपी को ले लीजिए, बीजेपी में जितने नेता हैं उनके बेटे बेटी सांसद हैं, लेकिन बीजेपी अपने विचारधारा से खिलवाड़ नहीं करती है। बीजेपी के आरएसएस के तमाम लोग अपने समाज के साथ खड़े हैं और कहीं भी वो अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यहाँ एक सेकंड, यहाँ तक कि अभी लंगड़ी सरकार है बीजेपी की केंद्र में, तो भी अपने विचारधारा को फैला रहे हैं, तो भी वो अपने एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बीएसपी में जब ब्राह्मणों को लिया गया, तो बीएसपी में ब्राह्मणों को लिया गया तो लेना ठीक है, लेकिन अपनी विचारधारा के साथ मैनिपुलेट करना ये सही नहीं है। जैसे बहुजन हिताय, तो बहुजन हिताय आज भी होना चाहिए, बहुजन से सर्वजन नहीं होना चाहिए। तमाम नारे बदले गए, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया, ब्राह्मण कंट्रोल करने लगे। राज्यसभा में सतीश मिश्रा और लोकसभा में वो जो था पांडे, क्या नाम था उसका, कोई पांडे पांडे करके था वो, उसमें लीडर बीएसपी लीडर लोकसभा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस कांशीराम जी ने बोला था कि जिसके खिलाफ संघर्ष उसी से दोस्ती नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ बीएसपी में यही हुआ, जिसके खिलाफ संघर्ष वही नीति बना रहा है बीएसपी का। तो इसका ज्यादा जो है बुरा असर बीएसपी पे पड़ा। और एक बात है, जैसे ब्राह्मणों को ले लिया ठीक है, लेकिन आपने रैली बंद कर दिया, कैडर बंद कर दिया, जितने तमाम जो पत्र पत्रिकाएं छपती थी आपने बंद कर दिया, आपने स्लोगन बदल दिया। ये कहाँ की समझदारी है? भाई, ब्राह्मणों को लेना बुराई नहीं है, लेकिन उनके अनुसार अपने आप को मैनिपुलेट कर देना ये बुराई है। नहीं सर, एक ही बताइए, अगर बीएसपी ब्राह्मण का लेता है तो ब्राह्मण का बुराई होता है, सचिन मिश्रा बुराई होता है, लेकिन सपा में माता प्रसाद पांडे आते हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष वहां भेजा जाता है, राज्यसभा में, तो उसका विरोध नहीं है। दो विचारधारा क्यों अलग अलग? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ब्राह्मण सतीश मिश्रा है, मैं उसका कभी विरोध नहीं करता। कोई भी ब्राह्मण आए, बनिया है, ठाकुर है, कोई भी है, उसका विरोध मैं नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। विरोध हमारा कहाँ है? अपनी पार्टी का जो एजेंडा है, आइडियोलॉजी विचारधारा है, उसके साथ खिलवाड़ करना, उसको मैनिपुलेट करना और उनके इशारे पर उसको चेंज करना, लेकिन यहाँ मेरा विरोध है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहती है कि एक समाज से नहीं हम जीत सकते, इसलिए उनको जोड़ना जरूरी है। नहीं, तो ये तो बात सही है, नहीं जीत सकते, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम तो उसी बात को कह रहे हैं ना कि भाई जोड़ना जरूरी है, लेकिन अपनी विचारधारा को उनके अनुसार बदल देना ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। एक थोड़ा समझने की मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ, आप कैसे देखते हैं कि जैसे बीजेपी कहती है हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, वो टिकट नहीं देती, कहते वो जिताऊ नहीं है, तो क्या 85% जो बहुजन है, तो बहुजन को अगर मिला दिया तो अगर 15 ना भी आए तो आप तो 85 हो ना? तो जिस तरह से मुसलमानों को बीजेपी इग्नोर करती है, तो इसलिए आपने 85 जोड़ लो, तो आपको 15 के सर्जन बनने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, इसमें ये है कि इसमें जैसे देखिए, इसी विचारधारा पर कांशीराम जी ने बनाया बहुजन समाज पार्टी, कि भाई 15-85 का नारा दिया। उनका मेन जो कोर कंसेप्ट क्या है कि अगर 85 एक हो जाते हैं तो हमें 15 की जरूरत ही नहीं, और 85 काफी हैं। ये बात 100% सही है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या 85 एक है? सवाल ये है, एक तो है 85 जगह है, और कांशीराम जी ने क्या किया, ओबीसी में, दलितों में, हर जाति में जाकर उसके महापुरुष के इतिहास को उसको बताया और बहुजन आंदोलन से जोड़ा। उनके बाद क्या हुआ, जिस समाज को उसका इतिहास बताया कांशीराम जी ने, उसी समाज, उसी जाति के लोग जो है अपनी जाति का महापुरुष ढूंढ लिए और उसके पीछे भागने लगे। और बीजेपी ने क्या किया, उस जाति के लोगों में एक दलाल पैदा किया। तो कहने का मतलब कि बहुजन आंदोलन जो है, बहुजन आइडियोलॉजी ग्रेट है, और इसमें नो डाउट कि 85% लोग अगर एक हो जाए, 85 के 50 भी अगर हो जाए ना, तो भी तो काफी है। लेकिन अफसोस ये है कि 85% लोग 85 जगह हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए कि भाई स्वर्ण भी आता है बीएसपी में, एसपी में, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी जो आइडियोलॉजी है उसके अनुसार आए, उसके अनुसार काम करें, उसके अनुसार हम नहीं बदलेंगे, ये हमारी
हमारी विचारधारा नहीं बदलेगी। अगर ऐसा है तो मोस्ट वेलकम, इसमें कोई किसी को एतराज नहीं होनी चाहिए। भाई बीजेपी में दलित नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, दलित हैं? क्या बीजेपी उनके अनुसार अपनी नीति बना रही? नहीं बना रही। अगर यही चीज बीएसपी में हो तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। सर, बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी में क्या आप मानते हैं जिसके पास पैसा, धन दौलत, वो बड़ी पार्टी है, जिसके पास वोट ज्यादा है वो बड़ी पार्टी है? किसको मानते हैं आप? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में वोट का महत्व है। भाई जिसके पास वोट है उसी की सरकार बनेगी। तो जिसके पास वोट है वो मजबूत है और उसी की सरकार बननी है। और वोट जिसके पास है वही बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी केवल अगर पैसे से वो बड़ी है तो वो पार्टी नहीं है, क्योंकि अब एक पार्टी है उसमें अरबपति, खरबपति, करोड़पति जुड़ गए, इससे वो बड़ी नहीं हो जाती, क्योंकि फाइनली उसको वोट जो है वो गरीबों का ही मिलना है, जो बहुसंख्यक है। इसलिए वोट जिसके पास है वो बड़ी पार्टी है। सर, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, बहन मायावती और चंद्रशेखर दोनों को एक होने में कौन नहीं चाहता कि एक हो जाए? ऐसे कौन लोग हैं कि नहीं चाहते कि ये दोनों मिलकर के एक हो और बहुजन समाज एक मंच पे आए और मजबूती आए बहुजन समाज? देखिए, अगर केवल ओबीसी को भी हम साइड कर दें, केवल एससी की बात करें, तो मनुवादी मानसिकता के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि एससी भी एक हो। हाँ। ओबीसी की तो बात दूर की बात है। सेम चीज है कि बहन जी या चंद्रशेखर अगर एक ना हो, ये कौन कौन नहीं चाहता है? सीधी सीधी बात है कि जो इस देश का जो मनुवादी समाज है, सबसे पहले वो नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है अगर एक हुए तो उसकी सत्ता जाएगी। पहली बात वो नहीं चाहेगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो जो ये तोते पाल रखे हैं हर पार्टियों में कि गाइडलाइन की यही बोलना है, ये भी बाधक है कि ऊपर से आदेश है। तो कहीं ना कहीं हमें सैद्धांतिक रूप से हटकर व्यवहारिक रूप में आना पड़ेगा कि नहीं, क्या होना चाहिए, क्या होता है छोड़ो, क्या होना चाहिए। अगर इस पर काम किया जाए और दोनों को मिलाया जाए, दोनों मिले, तो ही बहुजन समाज का भला है और भविष्य है। अदरवाइज जिस हालात से अभी देश चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है वो बहुत ही, मुझे जो दिखाई दे रहा है हॉरर, एक भयावह एक भारत दिख रहा है। जिस तरीके से मनुवादी, गैर जो है विचारधारा के लोग, गैर बराबरी वाले लोगों का जिस तरीके से तांडव देश में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदायक है। सर, आप क्या मानते हैं कि आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर जैसे लोग छोटे लोग हैं, इसलिए आकाश आनंद से बात नहीं करना चाहते थे? नहीं, देखिए, आकाश आनंद जी का एक भाषण आया था, आपने भी सुना होगा कि कौन है चंद्रशेखर, ये छोटे लोग, छोटे छोटे लोग को हम नहीं जानते। तो इसकी आलोचना बुराई पूरे देश में हुई और कोई भी समझदार आदमी इसको सही नहीं कहेगा कि आकाश आनंद ने ये बात सही कही है, कोई भी नहीं कहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आकाश आनंद जो है राजनीति में, वो जो एक तरह से अभी कच्चा आम है और उनको राजनीति सीखने की जरूरत है। और बहन जी पर बीएसपी की जो चर्चा है उसमें अब एक ये भी अध्याय है कि डायरेक्ट उठाया और जो है सोने का चम्मच दे दिया, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ और डायरेक्ट जो है बड़े ओहदे पर दे दिया, उसका ये परिणाम था। पहले आकाश आनंद को एक विधानसभा क्षेत्र में लगाना चाहिए, अगर मिशन मूवमेंट की बात करते हैं। फिर उसके बाद लोकसभा में लगाना चाहिए, फिर उसके बाद उसको विधायक बनाना चाहिए, फिर जाकर मंत्री बनाना चाहिए, तब जाकर एक लंबा संघर्ष होता है, तब वो निखर के आता है। अब ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो ये जो बयान दिया, वो बयान जो है वो आप कह सकते हैं कि अपरिपक्व जो व्यक्ति होता है वो ऐसा बयान देता है। सर, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, चंद्रशेखर जी बिहार में गए थे, गिरिराज सिंह के ऑफिस में पता नहीं किसी के जन्मदिन मनाने गए थे, तो वहाँ गिरिराज सिंह मिल रहे हैं, तो बड़ी आलोचना हो रहा है, क्या किसी एमपी के जन्मदिन पे जाना, ये करना, ये राजनीति में ठीक नहीं है ये? नहीं, देखिए, जो आलोचना लोग कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। आलोचना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर किसी के जन्मदिन पर जा रहे हैं या संसद भवन में मिल रहे हैं या किसी के शादी विवाह में जा रहे हैं, तो जब हम जा ही रहे हैं तो फॉर्मल मीटिंग होती है, वो औपचारिक जिसको कहते हैं। तो ये औपचारिकता के नाते जो है इतना करना पड़ता है, तो इसकी बुराई नहीं होनी चाहिए। अब सभी को पता है कि चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा क्या है, बीजेपी के क्या है। तो अगर हम किसी से हाथ मिला लेते हैं, दुआ सलाम कर लेते हैं, तो इसका मतलब थोड़े है कि हम अपनी विचारधारा से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका कतई मतलब नहीं है। सर, मैं एक नेक्स्ट सवाल आपसे ले रहा हूँ, क्या जो आज़ादी मिली देश में, ये और बेगार, पहले एक बेगार कहा जाता था, ये कांग्रेस की देन है, आज़ादी लाई, बेगार खत्म किया? आप कैसे मानते हैं, एससी एसटी ओबीसी आज़ाद हुए? देखिए, पहली बात की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का कोई योगदान है ही नहीं, पहली बात। और जब कांग्रेस का नहीं है तो बीजेपी का भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो थी नहीं। देश की आज़ादी में केवल 4 फैक्टर्स है, 4 कारण। अगर आप कहेंगे तो बताएंगे, नहीं तो फिर सीधा आपका सवाल है वो मैं बताऊंगा। जी। तो 4 फैक्टर्स कौन है? नंबर 1, जो आईएनए जो थी, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस की,
उसके साथ महार रेजिमेंट का बर्मा में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पहला कारण। उससे अंग्रेजों की इतनी क्षति पहुंची कि उनकी रीढ़ की हड्डी दोनों ने तोड़ दी, इंडियन नेशनल आर्मी ने और महार रेजिमेंट ने। दूसरा कारण जो है वो अमेरिका का दबाव इंग्लैंड पर, दूसरा कारण। तीसरा कारण जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति एकदम खत्म हो गई थी, तीसरा कारण। तो चौथा कारण जो ये था कि तत्काल परिस्थितियां जो थी, जो पूरा एशिया, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में उनके खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे, ये चार कारण के वजह से मतलब इमीडिएटली अंग्रेजों को ये फैसला लेना पड़ा कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। अदरवाइज उनके तरफ से जो निर्धारित जो तिथि तय था वो 1960 था भारत को आज़ादी देने का। ये क्लियर हो गया। ये बाबा साहब खुद सरप्राइज हुए थे, शॉक उनको सदमा लगा था जब अचानक घोषणा हुई कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, और उससे बाबा साहब खुश नहीं थे। इसलिए खुश नहीं थे कि क्योंकि बाबा साहब का जो स्ट्रक्चर बनाए थे 1960 तक का बनाए थे कि जब आज़ादी मिलेगी 1960 में, उससे पहले तमाम सारे जो कार्य थे वो बाबा साहब जब तक कर चुके होते, लेकिन बीच में ही घोषणा हो गई। एक ये मतलब हकीकत है जो आपका क्वेश्चन है। दूसरी दास और बेगार का कह रहे हैं कांग्रेस ने, क्योंकि जमीन पे यही प्रचार किया जाता है कि कांग्रेस ने बेगारी खत्म किया और आजादी लाई। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस वो एक ही पार्टी है, एक ही संगठन है। पहली बात, ये मनुवादी संगठन है, मनुवादी पार्टी है। दूसरी बात, बेगार प्रथा हो या जितनी सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयां थी, वो पैदा करने वाले यही लोग थे। तो मैं कतई नहीं मानता कि बेगार प्रथा कांग्रेस ने खत्म किया। अगर कोई भी प्रथा खत्म हुआ है देश में तो संविधान के वजह से हुआ है। संविधान ने जो तमाम जो दलित, दबे कुचले, शोषित जो लोग भारत में थे या हैं, उनको एक मौका संविधान ने दिया। संविधान के बदौलत जो है हम यहाँ तक आए हैं। इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी हो तो मजबूरी में दे रहे हैं, क्योंकि संविधान ऐसा कह रहा है इसलिए दे रहे हैं। संविधान जब नहीं था तब इन्होंने क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बेगार प्रथा खत्म की या कुप्रथाएं खत्म की, जब चरम सीमा पर थी। ये तो मजबूरी में दे रहे हैं, क्योंकि संविधान का जो है लठ खड़ा है, उस लठ से डर के दे रहे हैं। संविधान आज हटा दीजिए, उसके बाद देख लीजिए कौन देता है आपको। लेकिन कहा जाता है कि बाबा साहब तो गद्दारी किया है और आजादी लड़ाई में बाबा साहब कोई योगदान नहीं है। ये जो कहता है वो खुद ही गद्दार है। नंबर एक, ये जो बात कहता है वो गद्दार है, नासमझ है, मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है, दुगला है। वो इसलिए है क्योंकि आजादी का जो परिभाषा है, या आजादी किसको कहते हैं, ये खुद उसको पता नहीं। आपका जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। आजादी किसको कहते हैं? आजादी पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है 1902 या 3 में एक उनकी कविता लिखी, फियर फ्रॉम मदरलैंड। तो आजादी पर जो कविता लिखी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वो गांधी, कांग्रेस और जितने मनुवादी लोग हैं उनको आईना दिखाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो खुद ही स्वर्ण समाज से थे। तो उसका एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने क्या लिखा। उस लाइन का पूरे मनुवादियों ने, कांग्रेस ने, गांधी ने विरोध किया, और गांधी का खुद विरोध किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो उन्होंने क्या लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने? उन्होंने ये लिखा था कि आजादी केवल अगर पॉलिटिकल आजादी आपको मिल जाती है तो मैं उसको आजादी नहीं मानता। आजादी आपको डर से आजादी चाहिए, आपको बुराइयों से आजादी चाहिए, जो अंदर डर बैठा है उससे आजादी चाहिए। आजादी जो तमाम समाज में कुरीतियां फैली है उससे आजादी चाहिए। ये पोएम का कंसेप्ट है, और बाबा साहब भी तो ही चाहते थे। बाबा साहब का मतलब ये था कि बाबा साहब ने 1947 में संविधान सभा में एक जो है ना बिल लेकर आए, और बिल क्या था? लैंड सीलिंग बिल। उसमें बाबा साहब का जो स्पीच हुआ उसमें ये है, बाबा साहब ने ये बात रखी कि भाई अंग्रेजों के गुलाम हम भी हैं, अंग्रेजों के गुलाम जो है जनरल लोग, जनरल सवर्ण भी है, अंग्रेजों का गुलाम मुसलमान भी है, अंग्रेजों के गुलाम तमाम भारत के सभी लोग थे। तो जब सभी लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो आजादी विशेष लोगों को क्यों मिलेगी? अब इसका मतलब क्या था बाबा साहब के अनुसार? इसका मतलब ये था, बाबा साहब ने कहा कि मुगलों के अगर दौर से ही ले लिया जाए तो जमींदारी प्रथा थी, उसके बाद अंग्रेजी शासन में सेम रही जमींदारी प्रथा। तो पूरे देश का जो जमीन है, गांव का जमीन है, जमींदारों को दिया जाता था। तो जमीनों का मालिक कौन होता था? जमींदार। अब अंग्रेज जा रहे हैं भारत से, भारत को आजादी देकर जा रहे हैं, तो वो जमीनें जो है फिर छीनी जानी चाहिए, नहीं छीनी जानी चाहिए? बाबा साहब इसके लिए बिल लाए। बाबा साहब का कहना था कि भाई जो जमीनें जमींदारों के पास है सरकार के अंडर में आए पहले, और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर ऐसा होता है तो ही मैं इसको आजादी मानूंगा, नहीं तो मैं आजादी नहीं मानूंगा। ये हमारे साथ धोखा में मानूंगा, बाबा साहब ने बात कही। लेकिन उस बिल को कांग्रेस मनुवादियों ने पास नहीं होने दिया संविधान सभा में। फिर बाबा साहब को आकर मजबूरन कहना पड़ा कि ये धोखा है, हमारे लिए आजादी नहीं है। क्योंकि देश का पूरा जो जमीन है, वो पूरा का पूरा जमीन जमींदारों के पास है, जो एक वर्ग का है। वो पूरे समाज का नेतृत्व नहीं करता, एक वर्ग का है जिसके पास तमाम जमीन है।
फिर आजादी कैसी, तो झूठी आजादी है, इसलिए बाबा साहब ने कहा ये झूठी आजादी है। सर लास्ट में 2 मिनट का समय हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि कांग्रेस जलता हुआ घर है, तो बीएसपी डूबता हुआ जहाज, क्या कौन सच्चाई है इसमें? देखिए, बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था ये बात, जलता जलता हुआ जहाज है। हाँ, जलता हुआ घर है। और जलता हुआ घर है। हाँ, बाबा साहब ने कहा उसपे एक पूँछ का भी हिस्सा नहीं बनना है। हाँ, तो बाबा साहब ने ये बात कही थी, तो हाँ, ऐसे तो नहीं कहा होगा। हाँ, बाबा साहब के साथ इन्होंने क्या किया हाँ, 20-25 साल तक, हाँ, वो पूरी दुनिया जानती है। हाँ, तो इसलिए देखिए, हमारे पास एक बहुजन बहुजन विचारधारा है, हाँ, बहुजन आंदोलन है, हाँ, हमें इसी पर काम करना है और समाज को इसी से जोड़ना है। हुँ, चाहे वो कांग्रेस हो, हुँ, चाहे बीजेपी हो, कोई जितनी मनुवादी मानसिकता के आधार पर जो पार्टियां हैं, ना हमें उनको सहयोग करना है, ना उनका हमें हिस्सा बनना है, पहली बात। हुँ, अब रही बात बीएसपी का, जो कह रहे हैं हाँ, जलता हुआ क्या है, डूबता हुआ डूबता जहाज। हुआ जहाज है। हुँ, तो देखिए, डूबता हुआ जहाज नहीं है, ये ऐसा होता है कि अब देखिए, मुगलों का भी शासन रहा, आज नहीं है। हुँ, सम्राट अशोक का भी अखंड भारत था, हुँ, आज नहीं है। हुँ, तो कोई पार्टी जो है हुँ, वो लंबे समय तक एक जैसा नहीं रह सकती है, हुँ, हुँ, उतार-चढ़ाव होता है। हुँ, और उस जो भी उसके कारण रहे, वो बीएसपी का ये जो है पीरियड जो ठीक नहीं चल रहा है, हुँ, लेकिन अगर सुधार होता है, हुँ, तो ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। हुँ, अगर सुधार होता है तो अच्छे दिन आ सकते हैं, हुँ। ये मेरा मानना है। सर ये लास्ट सवाल आपसे कि कांग्रेस और बीजेपी में कौन से ज़्यादा खतरनाक है? बीजेपी का हराने का सबका मुद्दा, अगर बीजेपी को हराना चाहते हो तो कांग्रेस को वोट देना ज़रूरी है। ये मुद्दा है या और कोई मुद्दा आपके निगाह में? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गुलामी मानसिकता वाला ये सवाल है, जो लोग ऐसा मतलब सोचते हैं, हुँ, सवाल नहीं है, जो सोचते हैं। हुँ, मतलब खतरनाक कौन है? दोनों खतरनाक हुँ, हैं। और इसको एक नागनाथ, एक सांपनाथ, इसको बोला गया है। हुँ, मनु काशीराम का कांशीराम ने बोला है, है। जी। और बहन जी ने भी बोला है कि चाचा-भतीजे हुँ, की पार्टी है। हुँ, तो इनका तीसरा एक केजरीवाल आ गया। हुँ, हुँ, हाँ, तो बनिया केजरीवाल। हुँ, तो इनकी जो बिच्छू। हाँ, बिच्छू, हुँ, इनकी पैदाइशी जो है ना हुँ, जड़, इनके बाप-माँ एक हैं, हुँ, और वो है मनुवाद। हुँ, इनसे अगर हम उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन इनसे होगा, वो कभी नहीं होगा। हुँ, आपको जो है ये चमचा बनाएँगे, आपको विधायक बनाएँगे, बहुत ज़्यादा मंत्री बनाएँगे, लेकिन विचारधारा उनकी चलेगी देश में, मनुवाद। हमारी विचारधारा क्या है कि हमारी विचारधारा जो है वो समतामूलक समाज, ये बहुजन का कोर कांसेप्ट है। ये तभी होगा जब देश का हुक्मरान हम खुद बने, देश की जो मास्टर चाबी है वो हमारे हाथों में हो। आपको दर्शकों को ये बताना है कि जिस तरह से मुसलमान, अब उनका एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को जो हराएगा हम उसको वोट करेंगे। अच्छा नहीं, तो हाँ, मैं बता रहा हूँ, जी। इसमें थोड़ा एक लाइन रह गया हुँ, बीजेपी और उसमें। हुँ, तो मेरा समाज से अपील है कि ना बीजेपी को वोट दो, ना कांग्रेस को वोट दो। हाँ, हमारा बहुजन समाज विशाल है, हाथी है। हाँ, हाँ, उसको वोट दो, उससे जोड़ो। हुँ, हमें 15% के पीछे क्यों भागना है? हुँ, 15% में 2 है, कांग्रेस हुँ, और बीजेपी। हुँ। तो हम चाहे ये उसको हाँ, जिताओ, हाँ, चाहे चाहे उसको उसको जिताओ। और ये जो है ये पूरे देश बहुजन समाज को गुमराह यही लोग करते हैं हुँ, कि बीजेपी को हराना है तो उसको वोट दो। भाई हुँ, क्यों दो? हुँ, हम दोनों को हरा सकते हैं। इतनी हाँ, हमारे अंदर क्षमता है कि दोनों को हरा सकते हैं। हाँ। एक को हराने के लिए दूसरे में हमें अब जाने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां थी उस समय कांशीराम जी के साथ उस समय था कि इकलौती पार्टी थी कांग्रेस, और उसको खत्म करना बहुत जरूरी सर था। अब तो आइडियोलॉजी बदल गया है ना कांग्रेस का। हुँ। अब वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, संविधान को बचाना है। अब लड़ाई केवल संविधान को बचाने वाले और संविधान को खत्म वाले। अब तो संविधान के बाद तो राहुल गांधी की जो कांग्रेस का विचारधारा बदल चुका है ना। देखिए, कांग्रेस का विचारधारा ना कभी बदला है, ना कभी बदलेगा। बीजेपी का विचारधारा ना कभी बदला है, ना बदलेगा। ये ऐसी विचारधारा है जो मनु के विचारधारा पर आपकी आधारित है। बात कर रहे हैं तो भी नहीं अब नहीं, नहीं, मानोगे। नहीं, सुनिए तो पहले, सुनिए, कभी नहीं बदलने वाला है। अब राहुल गांधी की आप बात कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जो है वो कंजर्वेटिव्स नहीं है, वो लिबरल है, हम्म, उनका जो थॉट्स हैं हम्म, या एजुकेशन है वो वेस्टर्न है। हम्म, तो वो मानसिकता नहीं है जो कांग्रेसी लोग पुराने ढर्रे के जो थे, वो हम्म, नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी पार्टी में एक व्यक्ति की सोच से पार्टी नहीं चलती, उस पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। हम्म, आज जब कांग्रेस राहुल गांधी कुछ भी बोल लें, जब हम्म, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वही होगा जो उसकी आइडियोलॉजी है। हम्म, अब देखिए, खड़गे को बनाया इन्होंने, हम्म, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, हम्म, पार्टी 40 से 100 पर पहुंची, हम्म, खड़गे हट गए। हम्म, अब देखिए, उनकी राहुल गांधी की जो मां सोनिया गांधी, हम्म, जो स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया उसको, हम्म, और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए। हम्म। कहाँ दलित गया? और किसी को क्यों नहीं बनाया अपने जगह? लेकिन राहुल गांधी को मैं देखता हूँ कभी मीटिंग में जय भीम नहीं बोलते वो। वो नहीं बोलेंगे। मैंने अभी क्या बोला कि उनकी माँ सोनिया गांधी स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बन गई हम्म, और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए, हम्म, तब दलित कहाँ गया? हम्म, और जैसे ही कांग्रेस की 40 से 100 सीटें आई, उसके थोड़े दिन के बाद ही इसी राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया कि कांसीराम इज नथिंग विदाउट दलित। जी।
उसके बाद तुरंत आया, बोला कांसीराम जी कुछ नहीं है विदाउट दलित, जबकि दलित ही कुछ नहीं थे विदाउट कांसीराम। कांसीराम जी तो ही ऑर्गेनाइज किए ना दलितों को, अदरवाइज दलित क्या थे, क्या कहाँ खड़े थे बताइए। तो कांग्रेस के जो लोग हैं उनके दिमाग में कांसीराम के प्रति जहर भरा हुआ है। जहर इसलिए भरा हुआ है क्योंकि कांसीराम जी ने ही आज जो दर-दर की ठोकरें जो कांग्रेस खा रही है पूरे देश में, जो हालात है उसके पीछे सिर्फ कांसीराम है। कांसीराम जी ने कसम खाया था कि मैं दिल्ली के बादशाह को मैं सड़क पर ला दूंगा, और कांसीराम जी ने ला दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है, कांग्रेस का हिसाब किताब तो कर दिया कांसीराम जी ने, और 7 जन्म तक कांग्रेस अब उस लेवल पे कभी नहीं जाएगी जिस लेवल पे कांसीराम जी ने पहुंचा दिया। अब हमारी जिम्मेदारी बनता है कि हम बीजेपी को उसी रास्ते पर लाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी, तो साथियों देख सकते हैं किस तरह हमारे लोगों की काफ़ी लंबी बातचीत हुई, और जो आप लोगों का सवाल था मैं कोशिश किया हूँ सारे के सारे मैंने सवाल लिया हूँ। कुछ सवाल अगर रह गया हो, हमसे छूट गया हो, तो आप कमेंट में लिखेंगे ताकि मैं अगला जो वीडियो बनाऊँगा उसमें ले सकूँ। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को नए से नए वीडियो आपको लाऊँ और बहुजन समाज की बात रखूँ। यही मेरा सोच था, और हमारा प्रयास कैसा लगा और सर जी का विचार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सर आप भी अपील कर दीजिए जो आपके। मैं इस बहुजन समय के जितने तमाम जो दर्शक है, जो व्यूवर्स हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है ना इस जो भी हमारी बहुजन मीडिया है, ठीक है, उसको साहस मिले, हिम्मत मिले, बल मिले, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी नहीं है, वो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है। हमारी मीडिया सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, हमारी बात आप तक नहीं जाएगी। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।